फॉर्मूला बताऊंगा, फील नहीं बताऊंगा, पहले फॉर्मूला बताऊंगा और फिर बताऊंगा वो क्या है, क्यों है, कैसे है। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है आखिर ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और इक्विवेलेंट वेट हम निकालें तो कैसे निकालें, और शायद यही इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम पड़ाव है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। चार्ज वार्ज सब सीख जाओगे। आज आईओसी नहीं पढ़े हो और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। जनरली एक परसेप्शन होता है कि भाई ड्रॉपर के बच्चे हैं, एटम मॉलिक्यूल तो समझते हैं, पर हो सकता है किसी ने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन जिस दिन आप आईओसी पढ़ोगे सब आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल यही है और यहाँ फुल एंड फाइनल है, और शायद इसी के पीछे वो सारी कहानी चली है। तो मुझे आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान चाहिए। चलेगा? इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम बता रहा, कहीं ना कहीं कुछ वेट तो है। जैसा मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी तो एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो वो एक एनर्जी है, टोटल एनर्जी तो वो एक एनर्जी है। जो भी कहो, नाम में एनर्जी है तो कहीं ना कहीं यूनिट भी तो एनर्जी की है। इन द सेम वे अगर ये इक्विवेलेंट वेट है तो कहीं ना कहीं है तो ये वेट। मगर ये कौन सा वेट है? जब आपको काइनेटिक एनर्जी बताई जाती है तो कहते हैं हाँ भाई ये एनर्जी तो है, मगर ये पोटेंशियल से अलग है। फिर आपको पोटेंशियल और काइनेटिक का मतलब समझाया जाता है। इन द सेम वे ये वेट जरूर है, मगर हर वेट इक्विवेलेंट वेट नहीं है। ये कौन सा वेट है जिसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, फील कराऊंगा कुछ ही देर में। उसके पहले फॉर्मूला बताता हूं। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चलेगा? इस एन फैक्टर को हम कई दफा वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब एक लॉजिकल सा सवाल मन में ये आएगा कि सर आप हमें इक्विवेलेंट वेट बताने वाले हो, उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट, सर वो तो चलो हम निकाल लेते हैं, सर ये एन फैक्टर क्या? बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, साथ में लिखते चलना जैसा बोर्ड में लिख रहा हूं। जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है क्लासिकल मेथड, एक होता है क्लासिकल मेथड, एक होता है क्लासिकल मेथड, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों एन फैक्टर मेथड। यानी कि सर आपने जो ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये केवल तभी चलेगा जब एन फैक्टर हो। हाँ, तो क्या सर एन फैक्टर के अलावा भी मेथड है? बिल्कुल है बेटा। और उसी मेथड को हम कहते हैं क्लासिकल मेथड, जिसे कई बार मैं फील मेथड भी कहता हूं। मन में हमेशा ये दिमाग में क्लियर रहे, आखिर हम निकाल क्या रहे। हम वेट नहीं निकाल रहे, हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के दो तरीके हैं, एक क्लासिकल मेथड और एक है एन फैक्टर मेथड। और एन फैक्टर मेथड के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सवाल रेडॉक्स का है कि सवाल नॉन रेडॉक्स का है। जब मैं नॉन रेडॉक्स कहता हूं यानी कि वहां ना रिडक्शन हो रहा है, वहां ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब मैं रेडॉक्स कहता हूं मतलब या तो ऑक्सीडेशन है या तो रिडक्शन है या तो दोनों है। बोलो हाँ या ना। आज जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो टोटल तीन केस हमारे सामने होंगे, या तो नॉन रेडॉक्स का केस होगा, या तो रेडॉक्स का केस होगा, या तो क्लासिकल मेथड होगा। सर इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा एन फैक्टर होता क्या है। अगर आप एन फैक्टर निकालना सीख जाओगे तो एन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो भैया इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप इस पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एन फैक्टर, जैसे हम कई दफा कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। सर ये होता क्या है? सबसे पहले सबसे सिंपल केस बताता हूं, कैसे हम एन फैक्टर निकालें, कैसे हम एन फैक्टर निकालें, कैसे हम एन फैक्टर निकालें। तो प्यारे बच्चों कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एन फैक्टर इन नॉन रेडॉक्स मेथड। अगर कभी हमारे सामने कोई नॉन रेडॉक्स का केस है, कहने का मतलब है ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, अगर सिंपल कोई नॉन रेडॉक्स का केस है तो हम कैसे एन फैक्टर निकालें, ये कैसे समझें। तो जब कभी नॉन रेडॉक्स होता है तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल पहचानना पड़ता है। हो सकता है मॉलिक्यूल कोई एसिड हो सकता है मॉलिक्यूल कोई बेस हो सकता है मॉलिक्यूल कोई सॉल्ट हो। बोलो, पूछो अपने आप से, हम क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? एन फैक्टर निकालने के कितने तरीके हैं? एक होगा रिडॉक्स वाला मेथड, एक होगा, सर अभी कौन सा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जब एन फैक्टर मिलेगा तभी तो इक्विवेलेंट। अब नॉन रिडॉक्स में मतलब ना तो हुआ ऑक्सीडेशन ना तो हुआ रिडक्शन, कुछ भी नहीं हुआ। बोलो डन।
तो सबसे पहले समझो कि भैया उसमें हो मॉलिक्यूल कौन सा है। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। अरे बोलो, अगर होगा एसिड कौन होगा? तो प्यारे बच्चों, जो एसिड होता है उसका जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, लिखना जरा, फिर समझाता हूं। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर एसिड का होता है टोटल रिप्लेसिएबल H प्लस आयन। टोटल रिप्लेसिएबल H प्लस आयन। किसी भी एसिड से कुल कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं, यही उसका एन फैक्टर कह लाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बातें करूं तो आपके सामने मैं कुछ एसिड लिखूंगा, आप मुझे उनका एन फैक्टर बताना। सबसे पहला एसिड मैंने लिखा है Cl, बोलो एन फैक्टर। इसमें से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? एक। तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। इन द सेम वे अगर मैं आपके सामने लिख दूं H2SO4, तो एन फैक्टर बोलो कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? 2। किसी भी एसिड से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, यही उसका एन फैक्टर कहलाता है। मैंने आपके सामने लिखा है HNO3, बोलो एन फैक्टर 1। मैंने आपके सामने लिखा है H3PO4, बोलो एन फैक्टर, बोलो बेटा। मैंने आपके सामने लिखा है H3PO3, बोलो एन फैक्टर कितना? तो इनमें एक छोटा सा झोल है। झोल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कोई फास्फोरस का एसिड होगा, कौन सा एसिड, उसका एक ट्रिक बता देता हूं, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम। जितने ऑक्सीजन है, इसके पीछे रीजन होता है उसका स्ट्रक्चर। आपको ऐसा आईओसी में पढ़ाएंगे, बॉन्ड टूटता ही नहीं है। समझ पाए? ये हाथी के दांत वाला हाल है। हाथी के दांत खाने के कुछ और। कितने ऑक्सीजन है? 3। इसका इनफैक्टर कितना? 2। अब बच्चा सोचेगा सर 3 हाइड्रोजन है। भाई ये हाथी के दांत है, दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। तो कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? सच में 3 दिखते हैं, निकलते केवल 2 हैं। और इसीलिए इसका इनफैक्टर कितना होगा? 2। इन द सेम वे एक आखिरी लिख रहा हूं मैं आपके सामने H3PO2। मुझे बताओ इसका इनफैक्टर, बोलो लाला, चलेगा? क्या किसी भी एसिड का इनफैक्टर निकाल लोगे? एसिड का इनफैक्टर मिलेगा तो इक्विवेलेंट वेट भी मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो डन। फोर्स का फॉर्मूला बोलने में जोर नहीं आता, वैसे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलने में भी जोर नहीं आना। बोलो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो सब लोग, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। नॉन रिडॉक्स का याद रहेगा। एसिड है तो टोटल रिप्लेसेबल H प्लस आयन। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, बेस। या तो होगा एसिड या तो होगा बेस। अगर कभी कोई बेस है मेरे प्यारे बच्चों और आपसे पूछा है उसका इनफैक्टर, तो किसी भी बेस का जो इनफैक्टर होता है वो होता है टोटल रिप्लेसिएबल, टोटल रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्साइड आयन। उससे कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं, यही उसका इनफैक्टर है। एक छोटे से एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ बेसिस के नाम लिख रहा हूं और आपको बताना है कि किसका इनफैक्टर कितना होगा। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि जितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं वही उसका इनफैक्टर कहलाएगा। बोलो NaOH में से कितने OH निकल सकते हैं? COH होल ट्वाइस में से। और ये आसान है क्या? अरे सर ये तो बहुत आसान है। लेकिन जीवन में कभी एसिड मिलेगा तो कभी बेस मिलेगा तो कभी, आओ समझते हैं, अगर कभी जीवन में सॉल्ट मिला तो क्या होगा? सर जीवन में सॉल्ट मिलेगा तो जीवन नमकीन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ये केमिस्ट्री की बात हो रही है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट होगा तो लिख लेना टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन और टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन और टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन और टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। या तो कैटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या तो एनायन का टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। हाँ, इसमें सबसे पहले आपको सॉल्ट पहचानना सीखना पड़ेगा। बोलो NaCl सॉल्ट है कि नहीं है? बोलो Na2SO4 सॉल्ट है कि नहीं है? बोलो BaCl2 सॉल्ट है कि नहीं है? H प्लस नहीं, OH नहीं, एसिड नहीं, बेस नहीं, तो कौन है? सॉल्ट। कैटायन भी होना चाहिए, एनायन भी होना। H प्लस नहीं, OH नहीं, H प्लस नहीं, H प्लस नहीं, कैटायन भी होना, एनायन भी होना, कैटायन भी होना,
एनायन भी होना, कैटायन भी होना, एनायन भी होना। बोलो कौन है? सॉल्ट। कौन है? सॉल्ट। मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक और कंपाउंड Al2SO4 होल थ्राइस। बोलो H प्लस है कि नहीं है? H प्लस नहीं, OH नहीं, कैटायन भी होना चाहिए, एनायन भी होना। बोलो सॉल्ट है कि नहीं है? और अगर ये सॉल्ट है तो क्या सॉल्ट का इन्फेक्टर निकालना हमें आता है? क्या पॉजिटिव की निगेटिव? दोनों नहीं बेटा। और का मतलब बेटा ये वाली किताब ले लो या ये वाली, तो दोनों ले लोगे आप क्या? या तो ये वाली या तो ये वाली। सर ने यहाँ और लिखा है, या तो ये या तो ये। बोलो डन। आओ समझते हैं क्या निकालना पसंद करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव? कभी पॉजिटिव समझ में आएगा, कभी निगेटिव, जो नजर आए। फिलहाल बोलो यहाँ पे Na पे कितना चार्ज? यहाँ पे एक सोडियम पे प्लस वन, दो सोडियम पे, बैरियम पे, Al पे, दो Al पे, चलेगा? बोलो इसका एन फैक्टर, NaCl का एन फैक्टर, अरे हेलो, दूसरे का एन फैक्टर, प्लस माइनस नहीं बोलना, बस नंबर बोलना है। तीसरे का एन फैक्टर, चौथे का एन फैक्टर। बोलो आसान है? सर ये तो बहुत आसान है। या तो होगा एसिड, या तो होगा एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH, सॉल्ट है तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वही एन फैक्टर होगा। मॉलिक्यूल डिवाइड करो, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। बोलो डन। दे दो एक सवाल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा मुझसे कहता है सर आपने कहा कि सॉल्ट का इन्फेक्टर ये होगा, सर यही क्यों होगा? यही, यही। आपको समझना, इन्फेक्टर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? ये गणितीय है, मैथ है, नंबर है, उसको हमने रूल में बांधा है। अब यही क्यों होगा, जब मैं अगले स्टेज में आपको इक्विवेलेंट वेट का फील बताऊंगा तो समझ जाएंगे आखिर यही क्यों बनाया। लेकिन अभी आप समझो ये रूल है कि ये मानना है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो कई बार कहते हैं कि खाना पका रहे हो तो मसाला पहले भून लेना। अब कोई कहे मसाला पहले क्यों भूनना, तो एक बार कहते बिना भुने बनाओ जरा, तो समझ में तो टेस्ट खराब हो गया, अरे हाँ या ना? तो कई बार किसी इवेंट का हो जाने तो अपने आप समझ में आना था, वैसा ही होना था। अरे हेलो, मैं बता रहा हूं ये रूल है। एसिड है तो H प्लस देखना, बेस है तो OS देखना, सॉल्ट है तो पॉजिटिव या हेलो। अब उसी को हम एक सवाल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटा सवाल और लिख लो, एक स्पेशल केस लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में। व्हाट इज एन फैक्टर? आपको बताना है एन फैक्टर क्या होगा, और कंपाउंड आपको दे रखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं फिट करी। क्या बोलते हैं? ये है पोटैश एलम, बोले तो फिट करी। ये अपने आप में केमिस्ट्री की दुनिया में सॉल्ट नहीं, दो सॉल्ट हैं, इसको बोलते हैं दो सॉल्ट डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट डबल सॉल्ट। अरे हेलो, चलो सर हमें क्या बताना है, फोर्स की मोमेंटम। और हाँ हाँ इनफैक्ट भूल ही जाते हैं वो तो, हाँ या ना? क्या इनफैक्ट निकाल लोगे? मुझे बताओ यहाँ पे कितने पोटेशियम है? एक पोटेशियम पे, दो पे। पॉजिटिव देखूं नेगेटिव देखूं? ठीक है ना? कितने Al? एक Al पे, दो Al पे, अच्छा बोलो डन। आपको पॉजिटिव चार्ज किसका देखना, अपना कि मेरा? ये है कैटायन और ये है। बोलो क्या पानी भी टूटता है? नहीं, यहाँ पे पानी एज अ मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, वो कैटायन एनायन में सेपरेट नहीं होता है। इसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में जो पानी होता है, आपको ये पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब आखिरी में आएगा। आप इसे पढ़ोगे जनवरी फरवरी में शायद, ठीक है? हेलो, हाँ नहीं फिजिक्स में पढ़ाएंगे, फिजिक्स में। 24H2 है ना? तो जब 24H2 आएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो पानी होता है वो एज एसोसिएटेड होता है, वो आयन में नहीं टूटा होता। जब ये आयन में नहीं टूटा है, राइट, जब ये आयन में नहीं टूटा है तो इसको कैटायन इसको एनायन नहीं मानना है, चलेगा? तो अभी मुझे बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? 8। यानी इसका इन फैक्टर कितना होगा? बोलो डन, लिख लो। अगर आप समझ पाए हैं तो एक छोटा सा सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, दे दूं क्या? कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट। कैलकुलेट
equivalent weight of following. Number 1, NaOH. Number 2, H2SO4. Number 3, HCl. Number 4, HClO4. आपको अगर एटॉमिक मास ना पता हो तो बता दूं मैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। जोड़ना घटाना खुद से, बस मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूं भाई, यही मॉलिक्यूलर मास मत मान लेना। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। फटाफट एन फैक्टर पता करिए, फटाफट इक्विवेलेंट वेट पता करिए। चलो बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं? तो फॉर्मूला में किसका लगाऊं, फोर्स का कि मोमेंटम का? 56 फॉर्मूले हैं कि 57? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बोलो डन। क्या एनओएच का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया? 16 एक 17 प्लस 23 कितना होगा? 40। एन फैक्टर कितना? 1। कितना आसान है यार, क्या कर रहे हो भाई? क्या इसका आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया? बोलो मॉलिक्यूलर वेट कितना? कौन है जिसने 32 प्लस 16 प्लस 1 किया है? कोई होगा, मतलब इतना आलसी, वो 16 चौको 64 नहीं करना चाह रहा है। अरे मैंने एक का लिखा भाई, 4 है तो 16 4 जहां, या ना? 64 प्लस 32 प्लस 1 कितना आएगा? 98। भाई कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कितना आ जाएगा? 49। चलेगा? अगला वाला निकाल लिया सबने क्या? फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 36.5 बाई 1। अगला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हैन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो। इसका तो आपने बताया नहीं बेटा, सारे पहले बता रखे हैं यार। रफ्तार बढ़ाइए प्लीज। कर लिया होगा। कितना आएगा? 106, 106, 108। बोलो बेटा। है? बहुत देर लगा दिए लाला। वाह, वाह रे वाह, वेरी गुड। नहीं जोड़ पा रहे हो? 3-4 साल लगा दोगे क्या जोड़ने में? कितना आया? वेट कर रहे हैं, कोई जोड़ के बताए तो मैं भी लिख लूंगा। सब वेट करे, वो बच्चा जो आंसर हमेशा देता है उसको सुन लेते हैं। क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल मन नहीं करता जोड़ने घटाने का। कौन करे सर ये सब? डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाएंगे सर। कितनों ने नहीं जोड़ा, झूठ मत बोलो। ऐड किया कि नहीं किया? कितना आया? 99.5। कितनों का आया है? आया है। अरे अभी तो बता रहे थे यार। ऐसे कैसे होगा बताओ, थोड़ा सा भी चेष्टा नहीं करना चाहते हैं आप? 99.5 आ रहा, चेक करो। आ रहा है ना? जोड़ा था आपने? जोड़ा ही नहीं तो क्यों नहीं जोड़ा आपने? अच्छा, कितना आया जोड़ने पे? बोलो डन। क्या कर रहे हो यार, बिना मन के करते हो? कौन जोड़े? ऐसे कर रहे हो 35। ऐसे ऐसे कैसे जोड़ा जाएगा? मतलब कोई कहते ना इंटरेस्ट, कुछ इच्छा कुछ तो हो। अरे हेलो, मन लगाना पड़ेगा बच्चे, बढ़ू आगे। चलिए, तो कहानी फिर से चल रही थी कि आखिर हम क्या निकालने चले हैं? भूल गए? इक्विवेलेंट। बोलो फॉर्मूला बोलो। इक्विवेलेंट वेट निकालने कितने तरीके? 1 2 3, 3 तीर, कुल कितने तरीके? एक होगा नॉन रेडॉक्स, एक होगा रेडॉक्स, एक होगा क्लासिकल। अभी क्या हमने नॉन रेडॉक्स की बातें कर ली? क्या उसमें फैक्टर निकाल लोगे? या तो होगा एसिड, या तो होगा बेस, या तो होगा सॉल्ट। बोलो डन। अब कहां चले? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट
and n factor. Calculation of equivalent weight and n factor in redox case. अगर कभी रेडॉक्स के केस हैं तो कैसे हम निकालें एन फैक्टर और कैसे हम निकालें इक्विवेलेंट वेट। आइए मैं जो समझाने वाला हूं उसके पहले आपको कंसेप्ट सिखा दूं। और कंसेप्ट क्या है, कहानी क्या है, फिर इसको समराइज करूंगा। पहले समझना चीजें आ कहां से रही। ठीक, आखिर इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। सबसे पहले बता रहा हूं इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। व्हाट इज दिस? अरे हाँ या ना, आप कहते तो हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये आया कहां से, क्या है ये, कहानी के पीछे की जड़ क्या है, आया ना। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक रफ कर रहा हूं। रफ है, मान लो मेरे पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से बन रहा कॉपर। मान लो कॉपर पे कितना चार्ज है, प्लस। यहाँ पे कितना, बोलो बढ़ रहा कि घट रहा। आप इसे रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, क्या ये रिडक्शन है? मुझे बताओ यहाँ कॉपर आयन के कितने मोल है और यहाँ पे जीरो है ना। यहाँ पे वन को लिखते हैं, वन तो मैं आपको दिखाई लिख रहा हूँ, इसको लिखने का अधिकार थोड़ी है, तो बस देखना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी एक मोल है और यहाँ पे भी एक मोल है। कॉपर आयन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 1 मोल कॉपर बना। बोलो भाई, क्या आप सबको पता है कि जो कॉपर होता है वो एक एटम है कि मॉलिक्यूल? एक इसमें कार्बन है, यूरेनियम है, मॉलिक्यूल है ना। कौन है ये, एटम है। बोलो हाँ या ना। क्या आपको पता कहानी के पीछे की जड़ क्या है, आया ना। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक रफ कर रहा हूं। रफ है, मान लो मेरे पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से बन रहा कॉपर। मान लो कॉपर पे कितना चार्ज है, प्लस। यहाँ पे कितना, बोलो बढ़ रहा कि घट रहा। आप इसे रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, क्या ये रिडक्शन है? मुझे बताओ यहाँ कॉपर आयन के कितने मोल है और यहाँ पे जीरो है ना। यहाँ पे वन को लिखते हैं, वन तो मैं आपको दिखाई लिख रहा हूँ, इसको लिखने का अधिकार थोड़ी है, तो बस देखना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी एक मोल है और यहाँ पे भी एक मोल है। कॉपर आयन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 1 मोल कॉपर बना। बोलो भाई, क्या आप सबको पता है कि जो कॉपर होता है वो एक एटम है कि मॉलिक्यूल? एक इसमें कार्बन है, यूरेनियम है, मॉलिक्यूल है ना। कौन है ये, एटम है। बोलो हाँ या ना। क्या आपको पता है कि एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो, मॉलिक्यूल है तो, क्या आपको पता है कि जो कॉपर होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5। कितना है? क्या आपको पानी का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना? क्या कितना, 18। एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का है। मतलब ऐसे यहां से एक मॉलिक्यूल ऐसे सर में मारूंगा तो खून बह जाएगा। मॉलिक्यूल 18 mu, बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, यहां से पानी के लिए 18 ग्राम, कितने लिए? पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। लेकिन मैं ढक्कन में कितना ले रहा हूं, 18। 1 ग्राम 1 ml, 2 ग्राम। ये पानी की खासियत है। ऐसा पेट्रोल नहीं होता, ऐसा मिल्क नहीं होता, ऐसा हनी नहीं होता, ऐसा केवल कौन है? क्योंकि पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर ml, बेटा है ना, लीटर नहीं। 1 ग्राम पर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। बोलो, आप भी बोलो बेटा। क्या आप सीधे 18 में बोलोगे? 7 ग्राम। यार सब चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, सबको लगता मुझे भी थोड़ी पढ़ा रहे हैं। 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, सीधे 18 चला जाऊं? ठीक, 18 ग्राम। मैंने ढक्कन में लिया 18 ml, कितने लिए? किसी को फील करना 18 ml? चुल्लू भर पानी दूं क्या? ये है 18 ml, कितना है? मुझे बताओ ये जो हाथ दो बेटा, हाँ। ये जो 18 ml पानी है, दिख रहा है सबको? मुझे बताओ, हाथ दो, पानी दूंगा 18 ml, लो ना। अरे दो तो सही हाथ, घबरा क्यों रहे हो, फेंक देना फिर। अरे यार लो, मैं ले लेता हूँ। लो ना पानी 18 ml। पानी नहीं छूते क्या? पानी नहीं छूते? अच्छा, लिखो 18 ml, लिख दिया। अब बताओ इसमें गिन के बताओ कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं। हाँ, मॉलिक्यूल गिन के बताओ। आप बिलो 18 ml, आप बिलो 18 ml। इसमें गिन के बताओ कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं, कितने? कुछ समझे क्या?
फेंक दो अभी। आप इसको समझ, फेंक दो ना, सूख जाएगा, गर्मी है भाई, है ना। मुझे बताइए पानी का 18 ml में कितने मॉलिक्यूल हैं? यानी मतलब 1 मोल, हाँ या ना। एक लाइन कहता हूं, किसी भी सब्सटेंस का जब एक मोल लिया जाएगा, किसी भी सब्सटेंस का जब एक, किसी भी सब्सटेंस का जब एक, उसका जो वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा, बस वो ग्राम में होगा। किस में होगा? किस में होगा? कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है? कितना है? फील करो ना यार, आपने पानी में पानी का 18 ml लिया था, मतलब 18 ग्राम लिया था, और आपने बिना ये बता दिया कि इसमें एक मोल है, इसमें एक, ऐसे तवगडो नंबर आया था दुनिया में, तब इसे मैजिकल नंबर कहते थे, जादू लगता था, बिना गिने बता दिए 1 मोल। अरे हेलो, 18 ml है तो 1 मोल, 36 ml है तो 36 मोल, 18 ml है तो 1 मोल, 36 ml है तो, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर आपने लेट्स इमेजिन पानी नहीं लिया, आपने लिया कॉपर, क्या लिया? और कॉपर का आप ले लो 1 मोल, कितना ले लो? कॉपर का मॉलिक एटॉमिक वेट कितना है? लेकिन आपने कॉपर का कितना मोल लिया, तो कितना वजन होगा? नंबर वही होगा, बस एएमयू नहीं, ग्राम होगा। अरे बोलो, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वजन होता है उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, बस ग्राम में होता है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44। कितना है? जरा 1 मोल CO2 लो, कितना ग्राम? 44 ग्राम। अरे बोलो ना, क्या 44 ग्राम फील आता है? और जो 44 ग्राम है वही 1 मोल है, बोलो हाँ या ना। मैं कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना। मैंने लिया 1 मोल कॉपर, कितना लिया? 1 मोल कॉपर, बोलो कितने ग्राम कॉपर? 63.64 बोलने का मन है क्या? बोलो 63 ऐसे, हाँ कैसे बोलो? 63.5। 1 मोल कॉपर का वजन कितना है? 63.5 ग्राम, हाँ या ना। 1 मोल कॉपर चाहिए, क्या बोला मैंने? तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। बोर्ड पे देखना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कॉपर हमें प्राप्त होगा, यानी 63.5 ग्राम कॉपर हमें 2 मोल से। तो बोलो लाला, 1 मोल से कितना? 63.5/2, क्या न्यूटन की जूल? बोलो डान। पहले भी क्या था? वेट। आज भी क्या है? वेट। मगर ये कोई मामूली वेट, ये वो वाला वेट है, क्या बोला सर ने? ये वो वाला जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आएगा, अरे वही तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? बोलो क्या है इक्विवेलेंट वेट? ये वो वाला वेट है, ये वो वाला जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आएगा, वही इक्विवेलेंट वेट क्या है? कॉपी में लिखना एक लाइन, ये वो वाला वेट है। देखो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो लिखना ये वो वाला वेट है। अच्छा ये वेट है, यस। आधों को तो समझ ही नहीं आता इक्विवेलेंट वेट क्या है, न्यूटन है कि जूल है? अरे वेट है भाई, ये वो वाला वेट है जो किसी भी सब्सटेंस के, ये वो वाला वेट है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से आता है, गेन या लॉस से आता है। बोलो डन। आओ सब लोग बोर्ड पे, बस लिख के बोर्ड पे आ जाना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से, हमेशा गेन नहीं, क्या पता कभी लॉस भी हो, कभी ऑक्सीडेशन तो कभी रिडक्शन। बोर्ड पे अब लिखना नहीं है। यहां कौन है? A3+। यहां कौन है? कितना चार्ज? कितना चार्ज? अच्छा, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, इरी, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। अब सुना, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन इधर की उधर, ऑक्सीडेशन है तो, ऑक्सीडेशन है तो ओ उधर, याद आया? रिडक्शन है तो क्या? इलेक्ट्रॉन। सवाल है कितने इलेक्ट्रॉन, सवाल है। तो एक रूल है, जितने का चेंज, क्या बोला सर ने? जितने का उतने इलेक्ट्रॉन, जितने का उतने। बोलो कितना चार्ज था यहां, कितना? कितने का चेंज? चेंज मतलब प्लस माइनस में नंबर बोलना है, कितने का चेंज?
इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बस 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 5 होगा, हाँ या ना? जितने का चेन, बोलो कितने का चेन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, इधर की उधर, रिडक्शन है तो इधर, ऑक्सीडेशन है तो बोर्ड पे आना, बोर्ड पे आना। हो क्या? यहां लिखा मैंने A3 प्लस, अरे मान लो यहां लिखा A2, मान लो बैलेंस कर दिया, 2 2 चलेगा। बोलो यहाँ पे कितना चार्ज, कितना चार्ज, यहाँ कितना चार्ज चलेगा? एक, अच्छा कितने ए हैं, कितने ए हैं? अच्छा हमें लिखना है इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना? रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना। क्या ये रिडक्शन है? क्या इलेक्ट्रॉन इधर आएगा? सवाल है कितना आएगा? एक ए पे 3 का चेन तो 2 ए पे 6 का, बोलो डन। जितने का चेन उतने इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा? अब जो कह रहा सुनना बेटा, हम क्या निकालने चले थे? इक्विवेलेंट, ये वो वाला जो किसी भी सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस एक मो इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से आता, बोलो हाँ या ना? सब लोग बोर्ड में आना। मैं निकालने चल रहा हूं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। क्या निकाल रहा हूं? तो मैं सोचूंगा इसका वो वाला वेट, क्या सोचूंगा? इसका जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आएगा। अभी कितने हैं? 3 से कितने मोल? 0 मोल। 3 से कितने मोल? अरे हाँ या ना? 3 मोल जाएगा तो 1 मोल, 1 मोल जाएगा तो 1/3 मोल आएगा। जो नहीं समझे उनके लिए आओ बेटा, ऐसे कह दूं क्या? देखो देखो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल और आप जानते हैं जो 1 मोल का वजन होता है वही तो उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट होगा। बोलो डन, बोलो कितने मोल ए, उसका कितना होगा मास? सर उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही तो होगा, वही कॉपर है तो 63.5 ग्राम होगा। अरे डन। 3 मोल से इतना तो बोलो 1 मोल से कितना? 1/3 मोल। बोलो डन। क्या इसका मास बता दोगे? कितना एम है भाई? जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आएगा, अरे वही तो इक्विवेलेंट वेट का है। बोलो डन। लेकिन मान लो केस कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता, रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं मेरे सामने ऐसा होता और हमें निकालना होता इक्विवेलेंट वेट। बोलो मान लो क्या निकाल रहे हैं? आधे भूल गए क्या निकाल रहे हैं? एक बार निकाल रहा हूं A2 का और एक बार निकालूंगा A का, एक बार निकालूंगा, एक बार। कभी होगा प्रोडक्ट तो कभी होगा, चलेगा? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, चलेगा? सबसे पहले किसका निकाल रहा हूं? क्या निकाल रहा हूं? चलेगा? क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? ये वो वाला जो किसी भी सब्सटेंस, कॉपी में देख के बोल दो, देख के बोल दो, बोल दो, कॉपी पढ़ो, साथ में पढ़ेंगे। ये वो वाला, डन है? कितने मोल A2, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 से 1 तो 1 से 1/, डन है? सीधे कह दूं चलेगा? तो कह दूंगा साहब इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2/6। बोलो डन। मजा अब नहीं अब आएगा, जरा देखना। मैं निकालने चला हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। क्या निकालने चला हूं? सुन रहे हो क्या? अब किसका निकाल रहा हूं? मुझे बताओ यहां ए के कितने मोल? डन है? तो अगर इसका 2 मोल है तो 6 है, 1 मोल होता तो कंफर्म? कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? 3 है तो 1 मोल, लिखूं क्या? 3 है तो, 3 है तो, 3 है तो, 1 है तो, 3 है तो 1 है, 1 है तो नहीं, लिख देता हूं। अरे मैं लिख दूंगा भाई, मत घबराओ। नहीं बेटा मैं लिखूंगा, इधर आओ देखो। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पूरा लिखूंगा हिंदी में, है ना? 3, अरे सीखो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हमें, पूरा लिखूंगा है ना, तो हमें 1 मोल A3 प्लस प्राप्त होगा। बोलो बेटा ठीक है?
चलो कितने मोल इलेक्ट्रॉन? तो बोलो बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पूरा लिखो एक बार फिर से। ठीक ठीक, थैंक यू बेटा। तो बोलो कितना आ जाएगा? 1/3 मोल ऑफ A3+, हाँ या ना? बोलो, क्या मैं इससे वेट लिख लूंगा? ये मोल है बेटा, मोल। मुझे क्या लिखना है? वेट। तो मैं कह दूं बेटा Ma3+/3, बोलो ठीक है? नहीं समझे? इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं लिख दूंगा सीधे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A3+/3। बोलो डन। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, आपको लगता है इतना मैं सॉल्व करूंगा? कुछ ऐसा बताओ, मैं ऐसे ऐसे कर लूं। कहाँ गया वो बच्चा? नहीं नहीं, वो तो था यहाँ पे। मैं ऐसे ऐसे कर लूं, हाँ या ना? ऐसे बताओ सर, ऐसे कैसे करूं? मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो। क्या बोला मैंने? क्या यहाँ पे A2 है? अरे बोलो ना। अब ऐसा समझो, मैं इसे रफ कर देता हूं और इसे मैं कुछ ऐसे लिख दूं, क्योंकि हम एक ऐसा मेथड बना रहे हैं जिसमें रिएक्शन बैलेंस ना हो। रिएक्शन बैलेंस तो भी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अरे हेलो, मैंने लिखा A3+ से क्या बना? A2। चलेगा? आपको बस इतना देखना है, चार्ज कहां था, चार्ज कहां है। क्या देखना है? चार्ज कहां था? चार्ज कहां था? +3। चार्ज कहां है? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2। क्या निकाल रहा हूं? तो मुझे किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए? तो जिसका पूछा उसको देखो। क्या बोला सर ने? देखो का मतलब उसको फोकस करना है ना, वरना आप पेपर में ऐसे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट खोजते रहते हो। जिसका पूछा। चलेगा? अब बताओ, यहाँ पे A2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्या? तो A2 के यहाँ पे कितने मोल हैं? याद रखना, हमेशा हमेशा इक्विवेलेंट वेट एक मोल के लिए ही डिफाइन होगा। अगर दो होगा तो ऑटोमेटिक कट के देख ही रहो 3 आ रहा है। अरे चलेगा? जिसका पूछा उसको देखो, जिसका पूछा उसका एक मोल देखो, उसका एक बोलो कितने मोल? किस्मत अच्छी है, क्या पता कई बार 2 मोल होता, तब भी हम कितना मोल सोचते हैं? 1 मोल। चलेगा? आप समझना, जिसका पूछा उसका एक। यहां पे कितना चार्ज था? यहां पे कितना है? मुझे बताओ 3 से 0 कितने का चेन? कितने का चेन? एक ए है कि 2 ए? एक ए पे 3 का चेंज, तो 2 ए पे, 2 ए पे। मैं सीधे कह दूं, सीधे बेटा, सीखने का समय, थक गए आप तो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बटे। अरे डन। अब मान लो मुझे निकालना A3+ का। किसका निकालना? क्या निकालना? आधे भूल गए। क्या निकालना? बोलो डन। जिसका पूछा उसका एक, उसका एक। क्या यहाँ पे एक मोल है? क्या इसको देखना है? क्या इसका इनफैक्टर निकालना है? बोलो कितना चार्ज है? बोलो कहाँ जा रहा? कितने ए हैं? कितने ए हैं? तो एक पे देखोगे, 2 पे। एक ए पे 3 का चेंज, एक ए पे, तो मैं कह दूंगा बटे 3। अरे चलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? जिसका पूछा उसका एक, उसका एक। क्या यहाँ पे एक मोल है? क्या इसको देखना है? क्या इसका इनफैक्टर निकालना है? बोलो कितना चार्ज है? बोलो कहाँ जा रहा? कितने ए हैं? कितने ए हैं? तो एक पे देखोगे, 2 पे। एक ए पे 3 का चेंज, एक ए पे, तो मैं कह दूंगा बटे 3।
अरे चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? रिएक्शन बैलेंस तो भी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अरे हेलो, मैंने लिखा A3+ से क्या बना? A2। चलेगा। आपको बस इतना देखना है, चार्ज कहां था, चार्ज कहां है, क्या देखना है? चार्ज कहां था, चार्ज कहां था? +3। चार्ज कहां है? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2। क्या निकाल रहा हूं? तो मुझे किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए? तो जिसका पूछा उसको देखो। क्या बोला सर ने? देखो का मतलब उसको फोकस करना है ना, वरना आप पेपर में ऐसे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट खोजते रहते हो। जिसका पूछा, चलेगा। अब बताओ, यहाँ पे A2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्या? तो A2 के यहाँ पे कितने मोल है? याद रखना, हमेशा हमेशा इक्विवेलेंट वेट एक मोल के लिए ही डिफाइन होगा। अगर दो होगा तो ऑटोमेटिक कट के देख ही रहो 3 आ रहा है। अरे चलेगा। जिसका पूछा उसको देखो, जिसका पूछा उसका एक मोल देखो, उसका एक बोलो कितने मोल? किस्मत अच्छी है, क्या पता कई बार 2 मोल होता, तब भी हम कितना मोल सोचते हैं? 1 मोल। चलेगा। आप समझना, जिसका पूछा उसका एक। यहां पे कितना चार्ज था, यहां पे कितना है? मुझे बताओ 3 से 0 कितने का चेन? कितने का चेन? एक ए है कि 2 ए? एक ए पे 3 का चेंज, तो 2 ए पे, 2 ए पे। मैं सीधे कह दूं, सीधे बेटा, सीखने का समय आज, थक गया आप तो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बटे। अरे डन। अब मान लो मुझे निकालना A3+ का, किसका निकालना? क्या निकालना? आधे भूल गए, क्या निकालना? बोलो डन। जिसका पूछा उसका एक। क्या यहाँ पे एक मोल है? क्या इसको देखना है? क्या इसका इन फैक्टर निकालना है? बोलो कितना चार्ज है? बोलो कहाँ जा रहा? कितने ए हैं? कितने ए हैं? तो एक पे देखोगे, 2 पे, एक ए पे 3 का चेंज, एक ए पे, तो मैं कह दूंगा बटे 3। अरे चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? हमने निकाला इक्विवेलेंट वेट, कल भी फॉर्मूला वही था, आज भी फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बस एन फैक्टर का मतलब है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो डन। पहले इसको लिखो, फिर समझाता हूं। पहले लिखो इसको। ये लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। सर ये क्या बताए हो? बस फील बताया हूं। सर ये काम आएगा? हाँ, अगर थ्योरी का सवाल आएगा। अब यहां से जब हम सवाल करेंगे तो केवल एक रूल लगाना है, चेंज देखना है, टोटल डिवाइड करना है, खटखट इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना, इक्विवेलेंट वेट एक मोल के लिए ही डिफाइन होगा। इक्विवेलेंट वेट एक मोल के लिए ही डिफाइन होगा। प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ा सा मन में सोचना है क्या क्या होगा। याद रखना, मैं समझा रहा हूं इक्विवेलेंट वेट निकालना, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें चाहिए एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर नॉन रेडॉक्स है तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर रेडॉक्स सर जब कहते हैं उसका मतलब क्या है? उसका ये मतलब है या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा ना, बस इतना मतलब नहीं है। उसका ये मतलब है, सर आज आपने केवल ए लिया है, क्या पता मॉलिक्यूल ए और बी हो? क्या पता मॉलिक्यूल ए और, तो क्या पता किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, किसी का रिडक्शन हो रहा हो, क्या पता दोनों का हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। मैंने सिंपल एक एटम लिया है, दुनिया इतनी आसान नहीं है। कई बार मॉलिक्यूल के अंदर सभी एटम का रिडक्शन होता है, कई बार सभी का ऑक्सीडेशन होता है। कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना। तो अपना एक छोटा सा रूल होगा, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। बोलो डन। सारी समस्या का समाधान इस लाइन से हो जाए, कैसे बताता हूं। हमने पहले फील किया इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट होता है जो किसी भी सब्सटेंस के
एक मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आता है। ये इक्विवेलेंट वेट का फील है। अब बार-बार हम फील से सवाल नहीं करेंगे। हमने एक छोटा-सा मेथड बना लिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सर एन फैक्टर कैसे निकालें? जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक मोल देखो, टोटल चेंज निकालो, वही एन फैक्टर है। बोलो चलेगा? ये लिख लिया क्या? नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी लिखें प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसे लिख लेना और साइड में लिख देना एन फैक्टर के लिए। एन फैक्टर के लिए या तो चाहे मन में सेव कर लेना, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक मोल देखो। इसे पहले दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर बताता हूं क्या होने वाला है। एन फैक्टर के लिए या तो चाहे मन में सेव कर लेना, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक मोल देखो। इसे पहले दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर बताता हूं क्या होने वाला है। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एक बार लिख रहा हूं N2 से बना अमोनिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। और वहीं पर आपके सामने मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, और वहां रिएक्शन लिख रहा हूं मैं N2 से बना अमोनिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में रिएक्शन सेम है, बस दोनों में इक्विवेलेंट वेट पूछा अलग अलग स्पीसीज का है। कहीं नाइट्रोजन का पूछा है तो कहीं अमोनिया का। आओ समझते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन का। तो अब बताओ हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स की मोमेंटम की इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, क्या सबको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है? समस्या कहां फंसी है? एंड फैक्टर का मतलब है चेंज की टोटल चेंज। टोटल चेंज कहां देखना, नाइट्रोजन का कि अमोनिया का? निकाल किसका रहे हो? जिसका पूछा उसको देखो। देखो बेटा, ऐसे आंख बंद करके देखो नाइट्रोजन को बस। अरे हाँ या ना? किसको फोकस करना है? नाइट्रोजन। मुझे मतलब केवल किससे है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है और यहां कितना है? चलेगा? यहां इसलिए लिख देता हूं ताकि पता रहे वो जा कहां रहा, तब तो चेंज निकालूंगा। अरे ये ना लिखूं, कैसे जानू कहां जा रहा है? -1 में गया, -2 में कहां गया, तो पता तो होना चाहिए ना कहां गया। बोलो डन। अब मुझे बताओ कितना चार्ज है? -3। कितना चार्ज है? 0 से -3 कितने का चेंज? चेंज निकालना आता है ना? नंबर लाइन समझते हैं? नंबर लाइन समझते हैं? ये है मान लो नंबर लाइन -2, कहां है? -1, फिर 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 एक सवाल पूछू क्या? -1 से 3 कितने का चेंज? -1 से 3 कितने का चेंज? -1 में खड़े हो जाओ। -1 पे 0 एक कदम, 0 से 1, 1 से 2। ठीक है बेटा, ऐसे गिनना है। ठीक। -1 से 3 कितने का चेंज? अरे हेलो। 1 से 2 कितने का चेंज? 3 से 4, 4 से 2, माइनस प्लस, बस नंबर बोलना है। ठीक। 2 से -1, एक सुनते रहते, कोई बोल दे सब वही बोल देंगे, है ना? 2 से -1, नहीं समझ पाए? 2 पे खड़े हो जाओ बेटा। 2 से 1 एक कदम, 1 से 0 एक के बाद दूसरा कदम हुआ ना बेटा, 2 कदम, हाँ या ना? 0 से -1, ऐसे नंबर लाइन में चलना है। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछता हूं। 4 से -3 कितने का चेंज? ठीक है, माइनस करके देखेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। आओ यहां पे कहां खड़े हैं? नाइट्रोजन पे। किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है? तो कितना चार्ज है मेरे बच्चे? कितने का चेंज है? ऐसा नहीं, एक नाइट्रोजन पे, अच्छा ये जो चार्ज लिखता हूं, एक का लिखता हूं कि दोनों का? एक का। हमेशा से शुरू से कब से लिखा? बस एक का। तो एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? 0। एक नाइट्रोजन पे -3, बस 3 नंबर बोलना है। एक नाइट्रोजन पे, तो 2 नाइट्रोजन पे। ठीक है बेटा, फिर से एक बार, एक नाइट्रोजन पे, 2 नाइट्रोजन पे, जिसका पूछा उसका एक। क्या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है? लेकिन N2 का तो एक मोल ही है।
यहाँ पे 2 लिख देता तो 4 नाइट्रोजन नहीं गिनते, तब भी 2 ही गिनते। मान लो मैं यहाँ 2 लिख देता, अब ऐसे थोड़ी बोलोगे जिसका पूछा उसको देखो उसका 1, तो अगर 1 मोल देखो कितने नाइट्रोजन होंगे 2, वरना बच्चा क्या गिन लेगा 4। वो कहेगा 1 नाइट्रोजन पे 3 का चेंज 4 पे, 1 पे 3 का चेंज 4 पे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अपने को हमेशा कितने मोल देखने हैं 1। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों 1 नाइट्रोजन पे कितने का चेंज, कितने का, तो 2 नाइट्रोजन पे। तो मुझे पूछा था इक्विवेलेंट वेट, तो मैं कह दूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बटे। एक आखिरी केस, बोर्ड पे आओ जरा। अब किसका पूछा है, किसका पूछा है, रूल क्या है, जिसका पूछा उसका एक। क्या अब अमोनिया को देखोगे, अब बताओ अमोनिया के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, और यहाँ पे 0 से कहां जा रहा है, यहाँ कितने नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है 4 है, उससे कोई मतलब। जिसका पूछा उसको देखो उसका एक। बोलो यहाँ कितने नाइट्रोजन है, तो मुझे चेंज 1 पे ही देखना है। तो बोलो 0 से कहां गया -3, कितने का चेंज 3 का, कितने नाइट्रोजन है 1, टोटल कितना चेंज है 3 का। तो क्या मैं सीधे कह दूं मेरे प्यारे बच्चों इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन अपॉन 0 से -3 का चेंज ना बेटा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया बटे 3। इज दिस क्लियर, लिख लो पहले। हाँ बेटा, हाँ जिसका पूछा उसका ए, कहाँ दिखाया जा रहा नाइट्रोजन में चेंज। तो आप सोचोगे सर वहां आग लगी थी क्या, अरे जो दिखा रहा बस वो देखना है। क्या उसने हाइड्रोजन के बारे में कुछ बोला है, तो हाइड्रोजन में कुछ देखना, केवल कहाँ देखना, बस। तभी तो सर बोल रहे जिसका पूछा उसका ए। अभी समझाता हूं, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। लेकिन अब जो मैं कहानी कहने वाला हूं उसके पहले एक मन में केस बना लेते हैं, फिर समझाना शुरू करता हूं, ठीक। अब बच्चा क्या सोचेगा कि सर आज नाइट्रोजन से रफ कर रहा हूं, आज नाइट्रोजन से अमोनिया बना, ठीक है साहब। आज यहां पे जब नाइट्रोजन से अमोनिया बना तो यहां पे चार्ज 0 था, यहां पे चार्ज -3 था। आज केवल एक ही एटम का क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन हमेशा एक ही एटम का हो कोई जरूरी, जैसे वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर क्या पता ऐसी रिएक्शन होती नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना अमोनिया, अरे मान लो अब तो किसी का रिडक्शन भी हो रहा और किसी का, अब क्या करेंगे, तो भाई अब केस बनेंगे। तो इसको कहना मैं ऐसे चाहता हूं कि जब आप एन फैक्टर निकालोगे रेडॉक्स में, तो हो सकता है किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, या हो सकता है किसी एक एटम का रिडक्शन हो रहा हो, या हो सकता है एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, या हो सकता है एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा हो, या हो सकता है एक एटम का ऑक्सीडेशन एक का अगले का रिडक्शन हो रहा हो। अरे बोलो ना, पहले मन में केस बनाओ। मैं रेडॉक्स के केस बता रहा हूं कि नॉन रेडॉक्स के। तो ऑक्सीडेशन बस होगा कि रिडक्शन बस होगा, हो सकता है केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है केवल रिडक्शन हो सकता है दोनों हो। बोलो ना, हो सकता है एक एटम का, हो सकता है 2 का हो सकता है 3 का, हो सकता है 4 का हो। अरे सोचो पहले, इसको लिख लिया क्या। ऐसा समझाता हूं, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ए, अरे मान लो, क्या ए से A+2 जा सकता है, क्या ए से A-2 जा सकता है, क्या यहाँ पे A2 हो सकता है, क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल ए बी हो सकता है, क्या यहाँ पे ए पे -1 बी पे +1 हो सकता है, क्या पता A-1 से चला गया +3, अरे मान लो, क्या पता B+1 से चला गया +4, मान लो। बोलो आज ए का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, दोनों का क्या हुआ। या हो सकता है दोनों का हो जाए रिडक्शन, क्या हो जाए, A-1 से चला गया -2, क्या ये हो सकता है, क्या B प्लस नहीं हो सकता, क्या B+1 से B-1 चला गया, ये हो सकता है। अरे बोलो ना, या तो होगा एक एटम का ऑक्सीडेशन या री, या तो होगा एक से ज्यादा का दोनों का ऑक्सीडेशन या दोनों का री, या तो होगा एक एटम ए और एक एटम बी, यहाँ है -1 यहाँ है +1, अरे मान लो। हो सकता है A-1 से चला जाए -2, मान लो। हो सकता है B+1 से चला जाए, हो सकता है B+1 चला जाए +3, मान लो। ए का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, बोलो ना यार, न जाने क्या क्या हो सकता, बोलो हाँ या ना। समझो, या तो होगा केवल ऑक्सीडेशन, या तो होगा केवल रिडक्शन, या तो होंगे दोनों। बोलो, अगर होगा ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्या होगा, या तो होगा एक एटम का, या तो होगा एक से, न जाने कितने केस होंगे, बोलो हाँ या ना।
मैं क्या करता हूं, इन सभी केसेस को समराइज करता हूं और कुछ एक केस बना के समझाने की कोशिश करता हूं। चलेगा? तो लिखना सबसे पहले केस नंबर 1। सुनना बेटा, आने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, सुनते रहो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 व्हेन, केस नंबर 1। अरे रुको रुको, हम क्या निकालना सीख रहे हैं? क्या निकालना? भूल गए आधे। क्या निकालना? उसमें कहानी कहां फंसती है? एन फैक्टर में। तो अभी क्या निकालना सीख रहे हैं? एन फैक्टर मिलेगा तो इक्विवेलेंट वेट मिल, नहीं समझे? क्या मिलेगा? तो क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो। सारी कहानी कहां फंसती है? नॉन रिडॉक्स का केस, भी केस चल रहा, बोलो डन। लिखना केस नंबर 1 व्हेन ओनली, ओनली मतलब वेरी गुड बेटा, लिखो व्हेन ओनली सिंगल स्पीसीज ओनली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, और रिड्यूस, जब केवल एक ही स्पीसीज या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। मैं क्या करूंगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको अंडरलाइन कर दूंगा। समझाता हूं, एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। मान लो हमने लिया केमनोफोर, से बना Mn+2। अब बच्चा सोच रहा है, सर पोटेशियम का क्या हुआ सर? अरे सर ऑक्सीजन का क्या हुआ? अरे ये मत सोचो भाई, जो दिखाया गया बस वो देखना है। चलेगा? केमनोफोर में Mn कहां से कहां पहुंच गया ये सोचना है। के नहीं दिखाया, ओ नहीं दिखाया, मतलब इनका कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं दिखाया। अरे कुछ नहीं होगा, चेंज तो नहीं आएगा ना, चेंज 0 नहीं लिखा, चलेगा? अब बताना यहां पे Mn पे कितना चार्ज और यहां पे। अब मैं ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा ऐसे, मतलब सर हमसे किसका इन फैक्टर पूछ रहे हैं? बेटा ऐसे छोटा सा लाइन बनाए कि बड़ा सा? तो किसका पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? फिर भूल गए, क्या पूछ रहे हैं? एन फैक्टर निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो। मॉलिक्यूलर वेट भाई। अब समझना आंसर, मैं किसका इन फैक्टर पूछ रहा हूं बेटा, सुनिएगा, मैं किसका इन फैक्टर पूछ रहा हूं। रूल लगाओ, जिसका पूछा कितना चार्ज है, कितना है, 7 से कहां गया, कितने का चेंज, एन फैक्टर। बोलो इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे? कुछ होगा मॉलिक्यूलर वेट, कह दूंगा m/5, बोलो चलेगा? एक और बता दूं फिर आप करना, आ जाओ। अगला लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे आना। केमनो4 से बना MnO2, अरे मान लो, मान लिया। चलो अब सर ने इसमें MnO दिखाया, क्या नहीं दिखाया? के, मतलब के का कुछ भी, उसके बारे में सोचना, यही सोच के परेशान है, के कहां रह गया, अरे यार आया नहीं। भाई जो है वो देखना, हाँ या ना? उसको नहीं लिखा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। आप बताओ यहाँ पे Mn पे कितना चार्ज है? वेरी गुड। O पे कितना है? यहां O पे, Mn पे, Mn पे चेंज केवल कहां है? अब मैं पूछूंगा इक्विवेलेंट वेट या इन फैक्टर, या तो पूछूंगा इसका या तो पूछूंगा, ऐसे अंडरलाइन कर दूं, चलेगा? यहां कर दिया। अब सर ने किसका पूछा है? जिसका पूछा उसका एक, कितने मोल केमनो4 है? बोलो 7 से कहां गया, कितने का चेंज, एन फैक्टर। बोलो इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बटे 3, बोलो डन। एक ही मॉलिक्यूल का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है। नहीं सर, अलग कैसे होगा सर? आंखों के सामने लिखा है, मॉलिक्यूल सेम है, इक्विवेलेंट वेट अलग है, तब भी नहीं बता रहे। एक ही मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एन फैक्टर अलग अलग हो, क्योंकि रिएक्शन अलग अलग हो। बोलो भाई, अब आपको करना है, कर लोगे क्या? शुरू करिए। आगे चल के आप ऐसा पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब भी कभी मीडियम एसिडिक होता है, हमेशा KMnO4 Mn+2 में ही जाता है। जब भी कभी मीडियम न्यूट्रल होता है, ये याद हो जाए अच्छी बात है, वरना करोगे पढ़ोगे आगे, न्यूट्रल होगा तो हमेशा ये जाता है। इन द सेम वे अगर कभी मीडियम बेसिक होता है तो KMnO4 का जो कन्वर्जन होता है वो MnO4 में। तो सर हमें क्या बताना है? आपको तो एक ही चीज बतानी है, एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। कई सारी रिएक्शन है, बताते चलिए।
N2 से बना अमोनिया, अगली रिएक्शन है। N2 से बना अमोनिया, अगली रिएक्शन है। I माइनस से बना I2, अगली रिएक्शन है। I माइनस से बना IO3 माइनस। ये जो मैं लिख दे रहा हूं ना, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ये ऐसी जानकारी है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। कई बार जब सवाल करते हैं ना तो ऐसे बोलेगा केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम, तो बच्चे को खुद से समझना है कि केमनोफोर अपने आप +7 से +2 चला गया। वो बताएगा नहीं, उसने बोल दिया एसिडिक मीडियम, तो समझना पड़ेगा खुद से +2 चला गया। ये याद करना पड़ेगा, ये उसका रंग है, ये उसका फैक्ट है। मैंने शायद अंडरलाइन नहीं किया कुछ जगहों पे। वहां अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ I माइनस है, यहाँ भी I माइनस। आपको बताना है एन फैक्टर। एक दो केस और है। अब आपने जो लिख लिया इसको सॉल्व करो, तब तक मैं, डर लगे तो रफ में कर लो चाहे तो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। रूल लगाओ, चेंज देखो, हर एटम का चार्ज निकालो। KMnO4 के Mn पे कितना चार्ज है? +7। और यहां पे MnO4 2 माइनस में कितना है? निकालो। अब जो लिखा उसको सॉल्व करो, मैं स्लाइड बदल रहा हूं। कर लिया होगा। आज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कल आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या कभी रिएक्टेंट है तो कभी प्रोडक्ट है। कुछ बच्चे रटे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ही बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आप किसका निकाल रहे हो। कर लोगे? आओ मिलके करते हैं तीसरा वाला। किसका सर ने एन फैक्टर पूछा है, तो मैं उसको देखूं क्या? तो उसको लिखते क्यों नहीं देखना है? तो बस जान जाओ पहुंच कहां रहा है, तब तो चेंज निकालोगे। मुझे बताओ MnO4 2 माइनस में Mn पे कितना चार्ज है? +6। तो बताओ 7 से कहां जा रहा है? 6। कितने का चेंज है? तो एन फैक्टर कितना? तो बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना? मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। आसान है। अगला वाला नाइट्रोजन, अभी मैं समझाया था, बताओ। कोशिश करो, सीखो ना उसी को करके। यहां पे कितना चार्ज है? 0। यहां पे कितने का चेंज है मेरे बच्चे? 3 का। क्या आप कितने, एक गिनोगे कि दो गिनोगे? एक नाइट्रोजन पे, तो दो नाइट्रोजन पे, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? अब बोलो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? M/6। आसान है। अगला वाला N2 से, सर किसका पूछ रहे हैं? तो इसको फोकस करना, किसको? बस यहां पे कितना चार्ज है बता दो, और वहां पे, अब वहां 2 है 4 है, उससे कोई मतलब? बेटा समझना है ना, कहां से आ रहा वो देखना है। कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। 3 है, कहां है 3? एक है, हाँ या ना? एक नाइट्रोजन, यस और नो? तो मुझे बताओ एक नाइट्रोजन पे कितने का चेंज है? कितने का? चलेगा? तो मैं एक नाइट्रोजन देखूं कि दो देखूं? क्योंकि जिसका पूछा, अब मुझे उसको बस इसलिए समझना है कि भैया तुम आ कहां से रहे हो, तुम्हारा रूट क्या है, जड़ क्या है। वहां कितने नाइट्रोजन से कोई मतलब? अब इसको कितने नाइट्रोजन है? एक। तो कितने का चेंज है? 3 का। नहीं नहीं, नहीं समझ पाए। 0 से -3 कितने का चेंज? चेंज निकाल लोगे ना? इतनी गणित तो आती है यार, है ना? तो बताओ कितने का चेंज है? 3 का। एन फैक्टर कितना? 3।
बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, आसान है। अब अगला वाला आप देखोगे, बन गया क्या? अरे वाह साहब, मुझे बताओ आई पे कितना चार्ज है? -1 कहां लिखा है ना? देखा कि नहीं देखा? अब बताओ आई टू पे कितना चार्ज है? तो मुझे इससे मतलब है, कुछ से बस उसको इससे लिखता कि जान जाए तुम जा कहां रहे हो, तुम्हारा पता तो जान जाए, हाँ या ना? जाओ जहां जो करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, सोनो बस बता के जाओ कहां जा रहे हो, हाँ या ना? अरे या सोनो, कितना चार्ज था वहां, कितना? एक आयोडीन पे चेंज देखो कि दो पे? बेहतरीन, जिसका पूछा उसको देखो उसका एक आयोडीन पे कितने का चेंज? -1 से 0 एक कदम, कितने का चेंज? एक का। बोलो इन फैक्टर कितना? बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आई, हाँ या ना? बेहतरीन। लेकिन अगर I2 का पूछता तो कितना होता? एन फैक्टर बता दो। I2 क्या पूछते सर? एन फैक्टर। तो यहां पे कितना चार्ज है, कहां से आ रहा है? तो ऐसे बोलूंगा -1 से 0 एक का चेंज, -1 से 0 एक आयोडीन पे, तो सर यहां दो तो नहीं देखे आप? जिसका पूछा उसको देखो उसका इसका पूछा इसको देखो, इसका पूछा इसको देखो, यहां दो है तो दो गिनोगे, वहां एक है तो? अब भी नहीं समझे? अगला वाला ट्राई करोगे क्या? एक मिनट, आंसर आ गया क्या? अगला वाला आई पे चार्ज बोलो सभी लोग, यहां पे -1 वहां पे करो, x-6 बराबर -1, तो कितना आएगा? +5। अब बताओ इसका निकाले कि उसका निकाल रहे हैं? ये नहीं समझ पाते किसका निकाल रहे हैं। अरे सर ने वो नीचे अंडरलाइन किया था, उसका निकाले, किसका? आई माइनस का। अब बताओ -1 से कहां जा रहा है, कितने का चेंज है? तो एक आयोडीन पे गिनोगे कि दो पे? एक पे क्यों गिनोगे? एक ही तो है, तो एक ही भी गिनोगे ना सर यार, दो कहां से गिनोगे, हाँ या ना? एक आयोडीन पे कितने का चेंज, कितने का चेंज, कितने का चेंज? तो बोलो एन फैक्टर कितना? तो बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना? m/6। बोलो आसान है, नहीं आसान है? ठीक है, अगला आपको ट्राई करना है, अभी कठिन आएंगे अगले वाले केस। कर लिया? तो एक सिंपल सा रूल है कि जिसका पूछा उसको देखो उसका एक मिनट, ये सारे केस कब लगा रहे हो? जब एक ही स्पीसीज का हो रहा है कि एक से ज्यादा? एक ही स्पीसीज का, यहां केवल किसका रिडक्शन? एक नाम क्या बोल दो उसका, एमएन का। यहां केवल क्या लिखा? व्हेन ओनली, ओनली ऑक्सीडाइज, और या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो, लेकिन केवल सिंगल। अब एक से ज्यादा स्पीसीज का नहीं हुआ। अरे हेलो, ये रूल वहां चलेगा? चलेगा। चलो अगला वाला K2Cr2O7 कर लोगे? क्रोमियम पे चार्ज बोलो, क्रोमियम पे चार्ज बोलो, यहां पे चलेगा? सोच लो आराम से, मैं चाहूंगा इस बार पूरी क्लास सही आंसर दे, ठीक है? बोलो, दो क्रोमियम देखोगे कि एक क्रोमियम? एक क्रोमियम पे कितने का चेन? तो एक क्रोमियम का चेन लिखोगे दो का। क्यों दो का? क्योंकि दो है ना भाई। सर पोटेशियम का तो नहीं बताया आपने। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, ऑक्सीजन का तो, अरे कुछ नहीं हुआ उसका, किसका हो रहा है? क्रोमियम कहां से कहां गया? तो एक क्रोमियम पे कितने का चेन? तो दो क्रोमियम पे, दो क्रोमियम पे, दो क्रोमियम पे। नहीं समझ पाए? बोलो एन फैक्टर, बोलो इलेक्ट्रॉन वेट, मॉलिक्यूलर वेट भाई। मॉलिक्यूलर वेट किसका, आपका कि मेरा? मॉलिक्यूलर वेट किसका? सर ने किसका इलेक्ट्रॉन वेट पूछा है? K2Cr2O। बोलो K2Cr2O। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? ठीक है, अगला वाला ट्राई करेंगे। कितना आसान है, चार्ज देखना है और डिफरेंस निकालना है। बस दो है तो दो गिन लेना, तीन है तीन गिनना, उधर मत गिनना जिधर नहीं निकालना है, जिधर निकालना है उधर एटम गिनना, ये बता रहा हूं बस। अब उसके लिए कुछ बच्चे से माइनस करते हैं, 6 - 3, सर 3 का चेंज, तो सर 2 के लिए इसको आप माइनस प्लस करके तो हवा में कर सकते हो यार, चलेगा ना? इसकी हवा में हैबिट डालो तो आसान लगेगा।
अब इसको माइनस करके बताऊं, आवश्यकता ही नहीं है। FeO से बना Fe+3, बोलो Fe पे चार्ज कितना और वहां कितना, तो इसका निकालना है किसका, ये अंडरलाइन किया ना, देखो तो सही। तो इसका निकालना, तो इसको देखें उसको देखें, ये मुहावरा समझ गए ना। अब यहां कितने आयरन है, एक, तो एक आयरन कहां से कहां गया, कितने का चेंज, तो एक ही पे देखूं दो पे देखूं, एक ही तो एक पे देखोगे ना, एक यहां देखूं कि वहां देखूं, यहां चलेगा, वहां मैं 56 लिख देता, 56 देखते क्या, तो जहां निकाल रहे उससे मतलब है, राइट। जिसका पूछा उसको देखो, उसका ए, बोलो डन। अब बोलो एन फैक्टर कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, आपका मॉलिक्यूलर वेट की मेरा, कर लो कर लो, दोस्त अच्छा समझाएगा, माँ साहब थोड़ी समझा पाएंगे, मेरा दोस्त ही मेरा सहारा है। हाँ, +2 से +3 कितने का चेंज है, 1 का, हाँ या ना। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट में इसका लिखूं किसका, जिसका एन फैक्टर लिख रहे हो उसका, राइट। अगला देखो, अगला आपको ट्राई करना है, आने दो ना, कौन सा चॉकलेट मिल रहा है, गलत होगा तो क्रॉस कर देना, चेक कर लेंगे अभी। 2 आ रहा था अच्छी बात, 4 आ रहा था अच्छी बात, अभी चेक कर लेंगे, कर लोगे। चलो सबसे पहले तो आप मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2x -6 बराबर -2, डर लगता है तो 2 को हटा दो, मत देखो ना 2 को भाई, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ये है कि मॉलिक्यूल ये है, कौन मॉलिक्यूल है, 2NH3 लिखते ही NH3 बदल जाता है, पानी बन जाता है क्या, NH3 है ना यार वो तो, अरे हाँ या ना। अब मुझे बताओ क्या आप यहां से x निकाल लोगे, बोलो x कितना आ रहा है, प्लस, नाइस वेरी नाइस, वहां निकाल लोगे, बोलो x कितना आया, 4x -12 बराबर -2, बोलो x बराबर कितना, 2.5, या 2.5 लिख दो चलेगा, एक मिनट, रेंज में है कि नहीं है, रेंज में नहीं है, सल्फर एक से ज्यादा नहीं हो पाता क्या, सल्फर है, रेंज में है, रेंज में है, हाँ फ्रैक्शनल है, मतलब सब पे अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें निकालना टोटल चेंज, क्या निकालना। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चारों पे क्या क्या है, कोई मतलब ही नहीं है, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज टोटल चेंज। आओ, सर ने इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा, इसका कि उसका, अब ध्यान से देखना, एक बार में कैच करना, मजा आएगा, जिसका पूछा उसका, सर ने कितने मोल लिखे थे, आप सोचो ये लिखा ही नहीं है, डन। अब बताओ एक सल्फर पे कितना चार्ज था और यहां पे कितना, तो 2 से 2.5 कितने का चेंज, एक सल्फर पे, एक सल्फर पे, तो मैं 4 पे देखूं कि 2 पे देखूं, क्योंकि एक मोल होने पे 2 ही सल्फर होंगे, बोलो हाँ या ना। तो मैं कहूंगा एक सल्फर पे 0.5 का चेंज, 2 सल्फर पे 1 का चेंज, बोलो डन, क्योंकि रूल है जिसका पूछा उसका एक सल्फर पे आधा का चेंज, 2 सल्फर पे 1 का चेंज, क्या मैं कह दूं इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 1, क्या मैं कह दूं इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। लेकिन मान लो मैंने सवाल आपसे ऐसे पूछा होता, S4O62 माइनस से बना 2S2O3, अरे मान लो, अब बोलो क्या इसका बता दोगे, सल्फर पे कितना चार्ज था यहां पे, अब मैं इसका पूछ रहा हूं, इसका, जिसका पूछा उसका एक, क्या यहाँ पे पहले से 1 मोल है, क्या यहाँ पे 4 सल्फर है, बोलो एक सल्फर पे कितने का चेंज, 0.5 का, 4 सल्फर पे कितने का चेंज, बोलो डन, नहीं समझे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका इनफैक्टर 1 आएगा, अगला वाला आप ट्राई करो, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब दोनों को बिल्कुल परफेक्ट कर लें, NH3 से बना नाइट्रेट आयन, हाँ इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया है, वो कॉपी से आप देख के लिख सकते हो चार्ज, अरे अमोनिया का तो निकाल लोगे यार, अमोनिया के नाइट्रोजन पे कितना है चार्ज, अमोनिया के नाइट्रोजन पे कितना, माइनस, और नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे, वेरी नाइस, कितने बच्चों ने कर लिया ये चार्ज,
चार्ज निकालिए, बार बार एक सॉल्व करिए, कर लिया ना? चलो अब बताओ कितने बच्चे मुझे इनफैक्टर बता देंगे? नहीं नहीं नहीं, सच में? सच में? कैसे बताया? -3 से 5 कितने का चेंज? बोलो डन। जिसको चेंज निकालना नहीं आता उसके लिए देखो, फाइनल बड़ा माइनस छोटा, बोलो कितना आया? 8। उसी को तो मैं नंबर लाइन में कह रहा हूं भाई। -6 से 5 जाओ तो 5 कदम वो, 3 कदम ये, 5 3 8। नहीं समझे? मुझे बताओ क्या इसका फैक्टर 8 होगा? क्या मैं इसका इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूं? बोलो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 8, हाँ या ना? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग पेपर चक्कर में रिवाइज नहीं कर रहे हो क्लासेस को? नहीं सबसे कह रहा हूं मैं, कुछ बच्चे अभी वही पुराना कर रहे हैं जिनका छूटा है। आप लोग रेडॉक्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगला वाला कर लोगे क्या? नाइट्रोबेंजीन से बना एलिलीन। बताओ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? कितना? प्लस, और यहां पे कर लोगे? अच्छा इसका पूछा, उसका, इसका, बाकी कुछ दिखाया नहीं, मतलब बाकी कोई चेंज? केवल चेंज कहां है? नाइट्रोजन 3 से कहां गया? कितना का चेंज? तो बोलो इनफैक्टर कितना? तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे क्या? बोलो कितना? मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। इज दिस क्लियर? ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये कौन सा केस था? एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन। अभी एक से ज्यादा का नहीं हुआ, अब होगा तो क्या होगा? चलते हैं केस नंबर 2 में। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 2। केस नंबर 2, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 2। व्हेन मोर देन, व्हेन मोर देन वन एटम, when more than one atom either oxidizes, either oxidizes or reduces, or reduces. When more than one atom either oxidizes or reduces. जब एक से ज्यादा एटम का या तो होगा ऑक्सीडेशन या तो, एक मिनट, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन की, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन, या क्या मतलब समझ रहे हो इसका? When more than, एक से ज्यादा, या तो, या तो, अब बताओ क्या मतलब समझे? एक समय पे दोनों का क्या होगा? या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन। इसको ऐसे समझिए, मैंने आपके सामने लिखा है, एक मॉलिक्यूल ए भी मान लो, इस पे चार्ज है -1, इस पे चार्ज है +1, मान लो, मान लिया। अब या तो दोनों का होगा, या तो दोनों का होगा, ये समझा रहा हूं, राइट? राइट। मान लो यहां गया ए पे, मान लो, और यहां गया B+5, मान लो। ए का क्या हुआ? बी का क्या हुआ? दोनों का क्या हुआ? बोलो डन। अब सुनना, इसे कह दो N1, क्या कह दो? इसे कह दो N2, कह दोगे? एक ए है कि दो ए? लो मैंने दो लिख दिया, मान लो। अब कितने ए हैं? मान लो। मुझे एन फैक्टर इसका निकालना है। किसका निकालना है? किसका? किसका? और ए टू बी के दोनों एटम का क्या हो रहा है? अब एक ए है कि दो ए? एक ए पे कितने का चेंज? एक ए पे कितने का चेंज? दो ए पे। N1 बराबर 2। बोलो डन। अब इधर आओ, एक बी है कि दो बी? एक बी पे चेंज देखोगे, दो बी पे कितने पे? कितने पे? चलेगा? मुझे बताना, एक बी पे कितने का चेंज? 5 का। कितने का चेंज? क्या मैं कह दूं N2 बराबर 4? बोलो ना यार। 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए। दिए क्यों सर? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन उधर की इधर, उधर है तो लॉस की गेन। बोलो भाई, इसने कितने दिए? इसने कितने दिए? कुल कितने? कुल कितने? तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा N1 प्लस N2। केस नंबर 2, केस नंबर 2, N1 प्लस, केस नंबर 2, N1 प्लस। केस नंबर 1 याद है क्या था? एक का ही या तो होगा, या तो होगा। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक,
केस नंबर 2, एक से ज्यादा का होगा या तो ऑक्सी या तो रूल होगा N1 प्लस। बोलो डन। लिखो जरा। इस पूरी कहानी को एक रियल एग्जांपल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है, द मोस्ट फेमस एग्जांपल FeC2O4। ये किसी रिएक्शन में जाता है और मान लो ये इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। आपको पहले वाले केस में FeC2O4 का बताना है इन फैक्टर और Cu2S का बताना है इन फैक्टर। पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप करेंगे। आइए, पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप करेंगे। सब लोग बोर्ड पे वो लिख के बोर्ड पे आ जाना। लिख लिया? केस नंबर 2 रूल है N1 प्लस। केस नंबर 2 रूल है N1 प्लस। आइए साहब, पहला वाला मैं बताऊं, बोर्ड पे ही सब लोग पहले चेक करो, एक का हुआ कि एक से ज्यादा का। ठीक, उसके लिए मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा। बोलो Fe पे कितना चार्ज? चलो छोड़ो, क्या ये C2O4 है? क्या ये ऑक्सिलेट आयन है? कौन सा आयन? और ऑक्सिलेट होता है C2O4 2 माइनस। चलेगा? तो इस पे कितना चार्ज है? इस पे कितना चार्ज है? और इस पे कितना? क्या मैं यहाँ +2 कह दूं, चलेगा? क्या आप कार्बन का चार्ज निकाल लोगे? पहले भी कई बार निकाला है, निकाल के बताओ कितना आएगा। मैं लिख देता हूं, मैं इधर 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 देखो, आप निकालोगे फिर देखोगे बोर्ड पे। इधर आओ। +2, हाँ या ना? कितने कार्बन है? 2। 2s कह दूं, चलेगा? -8 बराबर 0 कह दूं, चलेगा? मन में सॉल्व करो, कितना आएगा? अरे 8 माने 2 6, 6/2 3, हाँ या ना? क्या यहाँ पे +3 कह दूं, चलेगा? अब बताओ, यहाँ पे आयरन पे, कार्बन पे, चलेगा ना? बोलते रहिए प्लीज। मुझे बताओ, आयरन +2 से कहा गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कार्बन +3 से कहा गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों का क्या हुआ? दोनों का क्या हुआ? एक से ज्यादा एटम की एक ही एटम। एक है आयरन, एक है, बेटा उसको कार्बन बोलते हैं। एक है आयरन, एक है, दोनों का क्या हो रहा है? केस नंबर 1 की केस नंबर 2। केस नंबर 1 की केस नंबर 2। रूल बोलो इन फैक्टर का, N1 प्लस। क्या मैं N2 N1 प्लस, क्या मैं N1 N2 निकाल लूं? चलो सबसे पहले N1 निकालो। सबका ध्यान बोर्ड पे है कि नहीं है? मुझे बताओ, कितने आयरन? कितने आयरन? एक आयरन पे कितने का चेंज? N1 बराबर कितने कार्बन? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं, कितने कार्बन? एक कार्बन पे एक का चेंज, एक कार्बन पे। तो एक का चेंज लिखूंगी, दो का? कितने कार्बन है? तो एक कार्बन पे एक का चेंज, दो कार्बन पे दो का चेंज। N2 बराबर 2 एंड द नेट n फैक्टर विल बी N1 प्लस N2। आंसर विल बी 3। बोलो डा। नहीं समझे? आसान है। अगला ट्राई करेंगे। लिखो पहले। इसे बोलते हैं सल्फाइड, और जब भी सल्फाइड हो तो सल्फर पे चार्ज होता है -2। बाकी आप शुरू हो जाना फिर। एक मैंने बता दिया सल्फर का -2, बाकी आप कॉपर का निकालो, फिर वहां देखो, फिर सल्फर देखो, बाकी कर लोगे आप। तो दो केस सर ने बताए। ठीक है, अगला बता दीजिए। आपका होमवर्क रहेगा, और जो मुझे नेक्स्ट क्लास में किसी कीमत पे कंप्लीट चाहिए। सबसे पहला होमवर्क, रिवीजन ऑफ ऑल लेक्चर्स। जितने अभी तक हुए हैं वो सारे लेक्चर्स का मुझे रिवीजन चाहिए। रेडॉक्स के सभी लेक्चर्स का रिवीजन कर लोगे, और जहां जहां चार्ज निकालना है, जिस भी बच्चे को दिक्कत आती है वो एक्स वैक्स सॉल्व करने में, प्लीज वो प्रैक्टिस करे। 8-10 बार करना, सब बार बार आएगा, बार बार एक ही चीज चल रही। ठीक है ना? उसे करिए। तो पॉइंट नंबर, और कॉपी में लिखिए होमवर्क। मैं चेक करूं कहाँ लिखा होमवर्क। कहाँ लिखते होमवर्क? होमवर्क लिख के दिखाइए कॉपी में। रिवाइज्ड कहाँ लिखते होमवर्क आप? पीछे मत लिखना, गायब हो जाएगा। हाँ ठीक। हाथ पे भी मत लिखना, मिट जाएगा घर जाते जाते।
कॉपी की छत पे लिखें, हेडिंग बार होता है ना वहां लिखिए, नहीं तो पहले पन्ने में लिखिए, आखिरी पन्ने में नहीं लिखेंगे, वहां आप सब लिखते हैं। ठीक है, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, ईएलपी नंबर 1 and 2, ईएलपी नंबर 1 and 2, एक्सरसाइज 1 1 to 20, एक्सरसाइज 1 1 to 20। सर पेपर आ रहा तब भी करना है, पहले क्यों नहीं रिवाइज किया? ईएलपी नंबर 1 and 2, और सबसे पहला होमवर्क, ये तीनों काम कंप्लीट करके आओगे। 2 घंटे का होमवर्क है, ज्यादा नहीं, चलेगा? पहले भी हो सकता है, कर लो। अगला वाला कर लिया सबने? चलो, सल्फर पे कितना चार्ज है? तो कॉपर पे, कॉपर पे बेहतरीन, एक सल्फर पे -2, 2 कॉपर पे +2, एक कॉपर पे +1। अब इसको मैं एक्स करके नहीं सॉल्व कर रहा हूं यार, ये तो छोटी सी मैथ है, इतना तो कर ही लोगे। कंफर्म ना? किसको मैं एक्स करके कहूं, 2x - 2 बराबर 0, x बराबर +1, तब अपने को भी शर्म आएगी 12वीं पास यार, हाँ या ना? इस पे कितना चार्ज है? -2, तो दो कॉपर पे, एक कॉपर पे, हमेशा ऊपर चार्ज एक का लिखते, दो का, एक का, चलेगा? उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक कॉपर पे कितना चार्ज? +1, यहाँ पे कितना? +2, सल्फर पे -2, सल्फर पे, बोलो कॉपर का क्या हुआ, बोलो सल्फर का क्या हुआ, बोलो दोनों का क्या हुआ? एक एटम के एक से ज्यादा, केस नंबर 1 की केस नंबर 2, एन फैक्टर का रूल बोलो, n1 प्लस, क्या मैं सबसे पहले n1 n2 निकाल लूं? n1 बोलो, एक कॉपर दो कॉपर, एक कॉपर है, देखो नीचे 2 लिखा, हाँ या ना? एक कॉपर की दो कॉपर, एक कॉपर पे एक का चेंज, एक कॉपर पे तो दो कॉपर पे, बेहतरीन। एक सल्फर है कि दो सल्फर? एक सल्फर पे तो एक सल्फर पे 6 का चेंज, क्या मैं कह दूं n2 बराबर 6? क्या मैं कह दूं नेट एन फैक्टर बराबर 2 + 6 बराबर 8? बोलो डा, नहीं समझे? रिवाइज करके आओगे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।